अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है जो कि चैप्टर 8 से रिलेटेड है, इन्फिनिट सीरीज़। सबसे पहले हमने आपको एक्टिविटी वीडियो जो एक भेजी थी उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था आपको सीक्वेंसेस के बारे में, उनकी कन्वर्जेंस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। थोड़ा सा ये रिविज़न करते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी कि सीक्वेंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होती है। सीक्वेंस जैसा कि आपने पहले पढ़ा, उसकी डेफिनेशन क्या थी? वो थे फंक्शंस। ठीक है, वो फंक्शंस थे जो कि नेचुरल नंबर से मिलकर बनते हैं। नेचुरल नंबर्स का रिलेशन था विद द रियल नंबर्स। ठीक है, हम क्या करते थे, nth टर्म जो सीक्वेंस की होती थी वो फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट हो सकती है नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स के दरमियान। ठीक हो गया। फिर हमने लिमिट ऑफ सीक्वेंस डिफ़ाइन की थी, चूँकि अगर सीक्वेंसेस फंक्शंस थे तो उनकी लिमिट कैलकुलेट करने का तरीका भी वही था जो कि फंक्शंस का था। यानी कि अगर nth टर्म की जो सीक्वेंस की nth टर्म को जब n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो a सब n जो है, अगर वो कोई परफेक्ट रियल नंबर को अडॉप्ट कर लेती है, कोई परफेक्ट रियल नंबर आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। और अगर किसी कोई सीक्वेंस लिमिटेड है, यानी उसकी कोई प्रॉपर लिमिट है, तो फिर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, मसलन अगर मैं देखूं कि आपको मैंने बताया कि 2 ही रहने दें, 4 ऐसा क्लियर बताऊँ ना। अच्छा जी, 4 है, फिर है जी 8 है, फिर है जी फिर है जी समझ लें 16, यहाँ पे कर लें 2। ठीक हो गया ना। यानी जब नेचुरल नंबर 1 है तो वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 to 4 भी कर सकते। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि अगर पहले नेचुरल नंबर के लिए सीक्वेंस की वैल्यू जो है वो 2 है, दूसरे नेचुरल नंबर के लिए इसकी वैल्यू है 2 स्क्वायर, तीसरे नेचुरल नंबर के लिए इसकी वैल्यू है 2 क्यूब, तो फिर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या बनेगी? वो बनेगी 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, आप इस सीक्वेंस की तरफ देखें, अगर इसकी मैं लिमिट लूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो क्या है कि 2 रेज़ टू पावर n क्या बनेगा? 2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, यानी 2 को इन्फिनिट टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी आएगा ना, दैट इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, अच्छा अब इसी चीज़ को हम देखें तो फिलहाल चलिए पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ें इसकी। सीक्वेंस की लिमिट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? वही प्रॉपर्टीज़ थी जो कि लिमिट ऑफ फंक्शंस थी, यानी सम ऑफ लिमिट्स ऑफ लिमिट ऑफ द सम ऑफ फंक्शंस क्या थी? वो थी सम ऑफ लिमिट्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स क्या थी? प्रोडक्ट लिमिट ऑफ प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंसेस जो थी वो क्या था? आपने nth टर्म लेना है, फिर उनकी लिमिट लेके प्रोडक्ट को, तो आपने क्या करना है कि इट लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। और इसी तरह कोशेंट ऑफ लिमिट ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ लिमिट्स। ठीक हो गया ना। अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी स्क्वीज़ थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हर तरह आप रियल नंबर्स में भी और सारे उसमें कैलकुलस वगैरह में भी सैंडविच थ्योरम की टर्म को या स्क्वीज़ थ्योरम की टर्म को आप डिस्क्राइब करते आए हैं और आपको पता है। अब हम सीक्वेंस से रिलेटेड आपको स्क्वीज़ थ्योरम बताएंगे कि अगर तीन जो सीक्वेंसेस हैं उनके दरमियान कैसा रिलेशन है कि उनकी nth टर्म जो है, यानी a सब n जो है, इट इज़ लेस दैन और इक्वल टू b सब n एंड इट इज़ लेस दैन और इक्वल टू c सब n, यानी इनके दरमियान ये रिलेशन है। सबसे बड़ा सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो दैट इज़ cn, और सबसे छोटी जो है वो an है, और bn इज़ द इंटरमीडिएट वन। तो फिर हम कहेंगे कि जो लिमिट है वो भी इसी तरह होगी कि अगर लिमिट ऑफ an यानी स्मॉलेस्ट वाले nth टर्म को और लिमिट ऑफ c सब n जो है वो दोनों बराबर हों, तो फिर बीच वाला जो सीक्वेंस का nth टर्म है उसकी भी लिमिट जो है वो वही होगी जो कि दो बकाया 2 की थी। दिस इज़ कॉल्ड द स्क्वीज़ थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद हमने मोनोटोन सीक्वेंसेस डिस्क्राइब किए। मोनोटोन सीक्वेंस क्या थे? उनकी हमने 4 टाइप्स आपको बताई।
और वो क्या थी कि सीक्वेंस जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, नॉन इंक्रीजिंग कब होगा और नॉन डिक्रीजिंग कब होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म, सीक्वेंस की हर अगली टर्म जो है वो अपनी पिछली इमीडिएट पिछली टर्म से बड़ी हो, ठीक है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। इसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा कि सीक्वेंस की हर अगली टर्म जो है वो अपनी इमीडिएट पिछली टर्म से लेस हो, तो फिर सीक्वेंस क्या है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता हुआ दिखेगा। इसी तरह नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा कि जो अगली टर्म है वो अपनी इमीडिएट पिछली टर्म से बड़ी हो या बराबर हो, यानी उनके दरमियान ग्रेटर देन और इक्वल टू का रिलेशन हो, तो फिर वो नॉन इंक्रीजिंग कहलाएगा, यानी इंक्रीज़ नहीं हो रहा बल्कि वो वहीं पर खड़ा है। सिमिलरली अगर हम उसको डिक्रीजिंग के लिए बताना चाहें, यानी नॉन डिक्रीजिंग बताना चाहें, तो हर अगली टर्म बजाय डिक्रीज़ होने के अपनी इमीडिएट अगली पिछली टर्म से वो ग्रेट लेस देन और इक्वल टू हो सकती है, ठीक है। तो फिर ये कहलाते हैं सारे सीक्वेंस, इनका जो कलेक्टिव नाम है वो मोनोटोन सीक्वेंस कहलाते हैं। उसके बाद हमने बाउंडेडनेस आपको डिस्क्राइब कराई कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, यानी उसकी कोई हद या उसके गिर्द बाउंड्री कब होती है कि कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस, हर सीक्वेंस के लिए, उस सीक्वेंस के लिए जो बाउंडेड हो कि कोई एक रियल नंबर m या पॉजिटिव रियल नंबर जिसको कि हम m कह लें, ठीक है, उस सीक्वेंस a सब n सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट करता है कि जब a n की जो पॉजिटिव टर्म्स हैं यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, मैग्नीट्यूड लिया जाए वो m से छोटा हो, यानी हर वो सीक्वेंस जिसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, अपर बाउंड का मतलब वो ग्रेटेस्ट तरीन नंबर जो कि सीक्वेंस की हर टर्म से बड़ा हो, ठीक है, वो एग्जिस्ट करे, तो हम कहते हैं सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। फिर कुछ रिजल्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताए, उनको अब मैं मज़ीद आपको एग्जांपल्स की शक्ल में डिस्क्राइब भी कर दूंगी, ठीक है। और वो रिजल्ट्स क्या थे, हमने कहा कि हर वो सीक्वेंस जो कि बाउंडेड हो और मोनोटॉनिक हो, यानी उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ पाई जाएं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड भी हो और मोनोटॉनिक भी हो, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। और सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस हो या सिर्फ मोनोटॉन सीक्वेंस हो और बाउंडेड ना हो, या सिर्फ बाउंडेड हो और मोनोटॉन ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के ऊपर डाउट होता है और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस नहीं होती। ठीक हो गया, सीक्वेंस कन्वर्जेंस नहीं होता। तो हमने आपको बताया कि हर वो सीक्वेंस जो है जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि उसकी हद होगी, कोई ना कोई बाउंड्री होगी, ठीक है, तो वो जो है वो कन्वर्जेंट होता है। तो अगर आप लिमिट निकाल के चेक करें तो उसकी लिमिट पाई जाएगी हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो कब लिमिट वो होगा कि वो बाउंडेड भी होगा और मोनोटॉन भी होगा। अब एग्जांपल के थ्रू हम आपको ये सारी बातें क्लियर दोबारा से करते हैं। पहला एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैंने कहा कि अगर एक सीक्वेंस है जिसकी कि nth टर्म जो है वो है 1 + -1 रेज़ टू पावर n, ठीक है। तो हम इसको पहले चेक करते हैं कि आया ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, और अगर वो कन्वर्जेंट हो तो हम देख लेंगे कि इसकी लिमिट क्या है। तो बाउंडेडनेस के लिए सबसे पहले हम इसके लिए, या मोनोटॉनिक के लिए, हम इसकी टर्म्स को बना लेते हैं। a1 इस केस में आती है 0। देखो 1 + -1 की अगर 1 पावर की जाए तो -1 होगा, 0 आ जाएगा। a2 अगर मैं बनाऊं तो वो हम n के बजाय 2 डालेंगे, तो a सब n जो है या a सब 2 जो है वो आ जाएगी आपके पास 2। सिमिलरली a3 की तरफ देखें तो वो बन जाएगी आपके पास फिर 0। a4 की तरफ देखें तो वो 2, यानी कि ये सीक्वेंस जो है एक तो मोनोटॉन नहीं है, ठीक है, मगर इसकी बाउंड है। जी हाँ, इसकी बाउंड है, क्योंकि एक नंबर इस सीक्वेंस में क्या बन रहे हैं नंबर्स 0 2 0 2 0 2 करके ये इन्फिनिट टाइम्स बढ़ता जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो इसकी सबसे बड़ा नंबर जो कि हर सीक्वेंस के नंबर से बड़ा है दैट इज़ 2। तो इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही है मगर इट इज़ नॉट मोनोटॉनिक, देयरफॉर इट विल बी अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल देखूँ, ठीक है,
उसकी तरफ देखती हूँ तो उसकी हमने कहा कि a सब n सीक्वेंस जो है वो है 5⁻n ओवर n+1 होल स्क्वायर। इस सीक्वेंस की आपने कन्वर्जेंस चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको देखते हैं कि आया ये मोनोटोन है या बाउंडेड है। तो चुनाचे हम इसकी पहली टर्म लिखते हैं यानी a1 लिखते हैं, ठीक है। वो आ जाएगी 5⁻1 ओवर 2 स्क्वायर जो कि होता है 1.25। फिर 5 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर 8 सेकेंड टर्म होगी, वो हो जाएगी 2.8। इन दोनों को देखते हुए आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगली टर्म पिछली टर्म से अपनी इमीडिएट से बड़ी है। उसके बाद थर्ड टर्म को देखें तो वो a3 है 5 क्यूब ओवर 4 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो 7.8 आ जाती है। अगेन इट इज़ ग्रेटर दैन द सेकेंड टर्म, यानी ये सीक्वेंस जो है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ठीक हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, मोनोटोन हो गया। अब बाउंडेडनेस की बात करते हैं, इसकी कोई अपर बाउंड है? अगर हम इसको देखें कि ये मुसलसल इंक्रीज हो रहा है 1.25 के बाद 2.8 फिर 7.8 हो सकता है अगली टर्म उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी। हाउ कैन यू डिटेक्ट द लार्जेस्ट टर्म? क्योंकि अगर इन्फिनिट टाइम्स बढ़ा है तो इन्फिनेटली मैनी टाइम्स इसकी जो वैल्यू है ये बढ़ती जाएगी, यानी इसकी कोई अपर बाउंड नहीं है इस सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात थी कि एक तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस हो और इंक्रीजिंग भी हो, मोनोटोनिक फंक्शन हो और उसकी बाउंड भी हो, ठीक है। तो अगर इसकी बाउंड नहीं है तो इट इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो नो नीड टू फाइंड आउट इट्स लिमिट। और ये जो है हमारे पास हो गया जी ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल को हम चेक करते हैं, वो होता है ln ऑफ 1 ओवर n, ठीक है। इसका अब आपके ऊपर काम है कि आप क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर्स उठाएंगे और इसकी चेक करेंगे बाउंडेडनेस को और मोनोटोनिक होने को और बाउंड्स को इसको चेक करेंगे। अगर ये दोनों प्रोसेसेस आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप कह सकेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मैं इसकी डायरेक्ट लिमिट निकाल के आपको दिखाती हूँ कि हाउ विल यू फाइंड द लिमिट। ln ओवर n है इस सीक्वेंस की तरफ, इसकी nth टर्म की तरफ देखिए तो ये बन जाती है ln ऑफ इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। दिस इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। इसको डिटर्मिन करने के लिए मैं लॉपिटल रूल से इसकी लिमिट निकाल के चेक कर लेती हूँ कि आया इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि मैंने इसकी बाउंडेडनेस और इसकी मोनोटोनिज्म जो है वो चेक नहीं किया। दिस यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो उसी से आपको पता चल जाता है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, या उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। चुनाचे अब मैं यहाँ से तो मैं डायरेक्ट लिमिट ले रही हूँ, तो मैंने लॉपिटल रूल को अप्लाई किया। तो मैंने क्या किया, लॉपिटल रूल क्या कहता है कि कोशेंट अगर पड़ा हो और उसकी लिमिट निकालनी हो तो ऐसा ही है जैसे ऊपर और नीचे आप कोशेंट्स इनको डिफ्रेंशिएट करते जाएं तो वही लिमिट आएगी। फिर डिफ्रेंशिएशन की लिमिट्स लेके तो आप डिटेक्ट करें कि इसकी लिमिट क्या आती है। तो सेम है, लॉपिटल रूल आप सबको पता है। सुनाचे मैं ऊपर वाले की डेरिवेटिव लेती हूँ और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेती हूँ तो ये आता है 1 ओवर n स्क्वायर। तो बच जाता है हमारे पास ऊपर n, दैट इज़ हमारे पास जो लिमिट आ रही है वो इन्फिनिट आ रही है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ये अब आप इस तरह निकाल कर देखेंगे। नहीं, आई थिंक ये देखें जी, वो थोड़ी जो गलती की है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, ln ओवर n, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाता है 1 ओवर n एंड 1 ओवर n स्क्वायर। डाइवर्जेंट ही हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा जी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। उसके बाद हम आ जाते हैं जी एक्सरसाइज 8.1 का एक सवाल करके आपको देखते हैं, ठीक है। सवाल में चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं क्योंकि वीडियो इज़ लार्ज इनफ, सेकंड वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू बेटा।